नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। दोस्तों, करनाल में जो चल रहा है वो आपको मालूम है और हमें मालूम है, और जो जिम्मेदारी है वो हमारी भी उतनी है जितनी आपकी है। हमने अभी आपको करनाल नगर निगम के अंदर जो सरकारी पोर्टल एनओसी का हैक हो गया था, उस मामले में आपको बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी। उसके बाद फिर हमने आपको इस रिपोर्ट पर एक पोस्टमार्टम भी दिखाया था, और फिर उसके बाद कल जो नौटंकी करनाल में हुई, करनाल में जो ड्रामा हुआ, करनाल में फिर से अवैध निर्माण पर विक्रम का पीला पंजा जो चला, और उसके बाद करनाल के पार्षदों ने जिस तरह से प्रशासन को घेर लिया, और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी राहत खबर आई थी। लेकिन दोस्तों, राहत खबर तो आई थी, लेकिन आपके शहर में जिस तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाच खेला जा रहा है, करनाल के विधायक और हरियाणा के मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा को दांव पे लगाया जा रहा है, और जो लोग लगा रहे हैं वो अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन डिप्टी कमिश्नर करनाल ने कल बड़ा स्पष्ट अब तक के सवालों का जवाब देते हुए कह दिया था, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी मामले को लेकर, करनाल में तेजी से बढ़ रहे भ्रष्टाचार को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह से। उनसे हम जानना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पर उनका क्या कहना है, और जो ये नंगा नाच खेला जा रहा है इसका असली जिम्मेदार कौन है। त्रिलोचन जी, सबसे पहले भ्रष्टाचार के नंगे नाच को लेकर जो एपिसोड चल रहा है उसमें आपका स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत करना है, भ्रष्टाचार में क्यों स्वागत कर रहे हो? ईमानदार कोई अगर लोग हैं उनका नाम करवाएं, उसमें स्वागत करें तो मेरा ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी, मैं ये बात कर रहा था कि भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच खेला जा रहा है उसको लेकर आपका मैं स्वागत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप बताएंगे कि इस भ्रष्टाचार का असली जनक कौन है, और इस भ्रष्टाचार का जो खेलने वाला कौन है, और किन लोगों ने खेला है, और उनकी मंशा क्या है। आपको क्या लगता है? देखिए, जिस दिन 2014 में श्री मनोहर लाल जी खट्टर करनाल से विधायक बन के सीएम बने, उस दिन इसका शहर का नाम पड़ गया सीएम सिटी। कुछ समय के बाद लोगों ने इसको क्राइम सिटी कहना शुरू कर दिया। अब क्राइम के साथ लोगों ने इसका करप्ट सिटी कहना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य है इस करनाल का, यहाँ पर बड़े पीसफुल शांतिप्रिय लोग रहते थे, लेकिन पिछले 6 सालों में जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच और क्राइम का जो बेहताशा वृद्धि करनाल के अंदर हुई है, शायद उसमें हम यूपी बिहार को भी मात करके, और करप्शन के मुद्दे पे पहला जो नंबर है वो करनाल का आता है। इस बात का श्रेय मैं मुख्यमंत्री महोदय को दूं, हरियाणा सरकार को दूं, या करनाल के चंद जो भाजपा का बोझ उठाए घूम रहे हैं उनको दूं, क्योंकि करनाल भ्रष्टाचार के मामले में पहले नंबर पे आया है। इसलिए उनका नाम मैं क्या लूं, आप खुद ब खुद रोज़ की बातें चल रही हैं। पिछले 5-7 दिन से तो करनाल के अंदर हर तरफ गूंज रही है। कभी नगर निगम का नाम आ रहा है, कभी डीटीपी का नाम आ रहा है, कभी तहसील का नाम आ रहा है। उससे पहले जब मुख्यमंत्री जी ने रेड करके 4 आदमियों को सस्पेंड किया, उसके थोड़े दिनों बाद अनिल विज जी पीछे क्यों रहते, उन्होंने आकर रेड करके 4 आदमियों को सस्पेंड किया। वो घोटाले का क्या हुआ किसी को पता नहीं है। त्रिलोचन जी, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, उस समय भी तहसील में भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच खेला जा रहा था उसको भी अब तक ने दिखाया था, और हमने ही एक एक्सक्लूसिव पूरा का पूरा इस भ्रष्टाचार के नंगे नाच का खुलासा किया था, और जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए तहसील के अंदर ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी, और वाकई में बहुत बड़ी प्रशंसा का काम था मुख्यमंत्री जी का। आपको क्या लगता है कि जब मुख्यमंत्री जी अपने एक्शन में आ जाते हैं तो तब ये बहुत बड़ा
कार्रवाई होती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी इसके लिए आरोपी हैं भ्रष्टाचार के लिए? आप कैसे कह सकते हो ये बात? देखिए 26 जनवरी 15 अगस्त को जो जवान हमारे वो मुस्तैद नज़र आते हैं, क्या वो सारा साल मुस्तैद रहते हैं? एक्शन में तो आते होंगे मुख्यमंत्री, लेकिन घोटाले तो रोज हो रहे हैं। इन घोटालों पर रोज अंकुश कैसे लगाया जाए वो सोचने का विषय है। ये घोटाला तो नहीं है भाई एक बार ही हो गया साल में, फिर उसके बाद ख़त्म हो गया। घोटाले तो बढ़ रहे हैं। खाली तहसील को ही हम क्यों कहें, सारे हर डिपार्टमेंट में। करनाल में आटा घोटाला हुआ, उसका आज तक नहीं पता लगा। कहीं जीरी घोटाला हो गया, कहीं फलाना घोटाला हो गया, कभी शेल्टर के घोटाले हो गए, कभी शराब घोटाला हो गया। कितने घोटाले हैं जिसका हम नाम भी भूल जाते हैं थोड़े दिनों के बाद। इतने घोटालों के बीच में अभी तक कार्रवाई तो कुछ नहीं हुई ना जी। मुख्यमंत्री अगर आप कहते हो ईमानदार है, लोग कहते हैं ईमानदार, हम मान लेते हैं ईमानदार है, लेकिन उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? जो मुखिया होता है वही जिम्मेवार होता है। अगर मेरा बच्चा मोहल्ले में जाकर किसी से लड़के आएगा, वो मेरे को ही लाना देने के लिए आएंगे। मैं मुखिया हूँ घर का, तो मैं ही जिम्मेवार हूँ। करनाल के मुखिया भी मनोहर लाल खट्टर जी हैं, हरियाणा के मुखिया भी मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो उनके नाक के नीचे जब ये कोई खेल खेला जाएगा, तो मुख्यमंत्री को उस बात का चिंता जाहिर करनी चाहिए और लोगों के बीच में आकर उसका जवाब देना चाहिए। तो लोचन जी, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने नगर निगम पर बड़ी कार्रवाई की थी, लेकिन वो कार्रवाई जिस तरह से की थी उस तरह से हवा में गुल हो गई। और आज नगर निगम का बहुत बड़ा कांड, हम कांड कह रहे हैं उसको, खुल के सामने आ गया। मुकदमे दर्ज हो गए, हजारों सैकड़ों रजिस्ट्रियां कैंसिल होने जा रही हैं। और कल डीसी साहब ने कहा कि बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं, उनको गिरफ्तार करेंगे। और ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जो ये योजना सामने आ रही है, ये फलीभूत होगी या नहीं होगी? देखिए, जहाँ तक उपायुक्त महोदय की कार्यशैली है उसके ऊपर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहूँगा, कोई बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा वो आने वाले समय में हो नहीं पाएगा। उसका कारण कि खाली जब रोज पीला पंजा जाके तोड़ता है और जो पार्षद हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह के बना बनाया मकान नहीं टूटेगा, उसके बावजूद टूट रहे हैं। क्या करनाल के प्रशासनिक अधिकारी जो उनसे सीनियर, उनको नहीं मालूम है? देखिए, पीला पंजा चलाने के बजाय, गरीबों के मकान तोड़ने के बजाय, गरीबों की छतें तोड़ने के बजाय उनको कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि उनका मकान भी बच जाए और सरकार को जो चूना लगा है, सरकार को जो नुकसान है वो भी पूरा हो जाए। मुख्यमंत्री बनते चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था भी 2016 तक हम हर घर सिर पे छत देंगे। क्या वो दी उन्होंने? लोग कहाँ जाएं? अनऑथराइज कॉलोनियाँ बढ़ेंगी, बनती रहेंगी, रुक नहीं सकती, ये जितना मर्जी कह ले। लेकिन लोगों को सिर ढकने के लिए सस्ती जगह कहाँ उपलब्ध है? 6,000 7,000 रुपये गज जगह लेकर वो मकान ना बनाए और क्या करें? 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये गज हुड्डा में कौन लेगा? नई कॉलोनी को डेवलप नहीं हो रही। पिछले 6 सालों से एक भी कॉलोनी डेवलप हुई तो बताओ। फिर नेचुरली जब एक बसें चलेंगी, सवारियां पूरी नहीं उठा पाएंगी, जो दूसरे व्हीकल हैं वो चलेंगे लोगों को सवारियां लेके। इसी तरह ये कॉलोनियाँ बढ़ेंगी, बनती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। ये खाली कहने की बातें हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहेगा। जब हाँ सरकार का परिवर्तन होता है, नई सरकार आती है, नई पॉलिसी लेके आएगी, नया सिस्टम लेके आएगा, उससे भ्रष्टाचार रुक सकता है, अदरवाइज भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता। तो लोचन जी, जिस तरह से नगर निगम का NOC देने वाला जो पोर्टल था, अनापत्तिक प्रमाण पत्र, वो उस हैक हो जाता है, हैक होने की बात आ रही है सामने, और उस मामले के अंदर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये पोर्टल वाकई में हैक हुआ है या नहीं हुआ है? आपको क्या महसूस क्या होता है? आप खुद यहाँ पर पब्लिक का नेतृत्व कर रहे हो, उनसे मिलना जुलना कर रहे हो, तो क्या लगता है आपको, क्या चर्चा क्या है शहर में? देखिए, अब ये कहकर हैक हो गया, कुछ ऑफिसर अगर इससे बचना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन ये हैक का मामला नहीं हो सकता कभी भी। इतना बड़ा अगर स्कैंडल होता है, सबके देख रेख में होता है, सारे अफसर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अभी के ऑफिसर भी हमारे भाई हैं, हमारे परिवारों से है, लेकिन उनके पीछे जो खेल खेला जाता है बड़ा ऊपर तक होता है खेल। इसलिए खाली हैक कह कर इसको पल्ला झाड़ लेना मैं इसको मुनासिब नहीं सोचता। और नगर निगम के अंदर ही नहीं, हर जगह पर, एक्साइज में चले जाओ, सेल टैक्स में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, और कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं रुका पिछले 6 सालों से, और मेरे को लगता नहीं ये सरकार रोक पाएगी।
फिर आखिर ऐसी क्या बात है कि जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है दिन प्रतिदिन? तहसील टारगेट पे रहती थी और रजिस्ट्रियों को लेकर, अब तहसील के साथ साथ नगर निगम भी टारगेट पे आ गया है और ये मामला हो जाता है इतना बड़ा कि फर्जी रजिस्ट्रियाँ, फर्जी आईडी के ऊपर कई कई रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं, कई लोगों के नाम सामने आ गए हैं। तहसील में से 4 अर्जी नवीसों के नाम सामने आ रहे हैं, उसके बाद नगर निगम के कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। पूरा प्रोपगंडा अगर हम देखें, आपको लगता क्या है कि जो ये प्रोपगंडा है ये रचा गया है या संयोजित तरीके से इसको अंजाम दिया जा रहा था? देखिए, ये तो स्पष्ट कहना पड़ेगा कि बड़े ढंग से ये काम चल रहा है। ये अचानक हुआ काम नहीं है, एक्सीडेंटल काम नहीं है, ये सोचा समझा काम है। ऑफिसर भी कई जगह डरे हुए हैं सरकार से। एक डीआईजी रैंक का आदमी अगर एक मंत्री के भाई के साथ ऊंची आवाज में बोला या नहीं बोला, हमारे को नहीं मालूम, उसको उसके खिलाफ पर्चे दर्ज हो जाएं तो वो क्या करेंगे ऑफिसर? एक पार्षद अगर जाकर कोई बात करता है, उसके अलावा पर्चा दर्ज हो जाता है और जिसके खिलाफ वो एप्लीकेशन दर्ज उस पर कार्रवाई नहीं होती, तो पार्षद क्या करेंगे? सारे पार्षद भी डरे हुए हैं, टोटल लोग डरे हुए हैं। चालान कर देना, ईडी की नोटिस भिजवा देना, इंक्वायरी करना, ये इनका काम हो चुका है, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। दहशत से बाहर निकालने के लिए हम आगे काम करने जा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार ये सरकार नहीं रोक पाएगी। उसका कारण कि इनकी जो नीतियां हैं, इनका जो सिस्टम है, कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा। हर जगह ये फेल हो चुके हैं, चाहे वो पूरी हरियाणा सरकार कह लो, चाहे करनाल के प्रशासनिक अधिकारी कह लो, वो दबे हुए हैं। एसपीडीसी जरूर ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन क्या सारा ढांचा ईमानदार है? इस पर प्रश्न चिन्ह है। तो जो मैंने आपसे सवाल किया कि जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है ये संयोजित है या नहीं है, आपको क्या लगता है? प्री प्लान है। हिंदी में संयोजित बोलने में दिक्कत होती है, प्री प्लान है जी। ये शराबबंदी हुई कोरोना के दौरान, करोड़ों रुपए की शराब बिक गई। क्या आप सोचते हो ये एक्सीडेंटल शराब बिकी है? ये प्री प्लान होता है। हर एक प्रोग्राम सरकार जब नई नीति लाती है, उसके साथ ही उनके आदमी भी साथ ही अपना सिस्टम लेके आ जाते हैं। ऐसे नहीं ऐसे कर लो, अपने अपने आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिए वो बीच का रास्ता रखते हैं, ताकि हमारे आदमी माला माल होते रहे और ये काम चलता रहे। और जो जितने महकमे आपके सामने आ रहे हैं, वो ज़्यादा महकमे किसके अंदर हैं, ये देखने की बात है। मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, उनकी नाक के नीचे काम हो रहा है, इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। वे लोग, उनके न्यायी कहते हैं, लोग कहते हैं वे मुख्यमंत्री ईमानदार हैं। अगर ईमानदार हैं तो उनके नाक के नीचे ये काम कैसे हो रहा है? क्यों नहीं भ्रष्टाचार पर नकेल डालते? विक्रम सिंह जी के बारे लोग कहते हैं, कल मैंने एक चैनल में सुना, वो कहते हैं मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हूँ। अरे एक आदमी के मंदिर जाने से क्या होगा? सारे करनाल के टोटल एम्प्लॉइज मंदिर जाके नेम कर लें, तब तो हम सोचेंगे वाकई सारा ढांचा सुधरा हुआ है। सारा ढांचा बिगड़ा हुआ है। हर ऑफिसर, एक दो को छोड़कर, जो सिरमौर ऑफिसर हैं पहले, उन छोड़कर हर जगह करप्शन का बोलबाला है। कहीं करप्शन नहीं रुक रही। सारा पैसा जो सा है कहीं ना कहीं हिस्सों में पड़ता है, उसमें सब लोग शामिल होते हैं। जी, बड़ी खबर सामने निकल के ये आ रही है कि ये मामला पूरा प्री प्लान है। ये बात हम भी कहते हैं, हमारी जांच के अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य आए हैं जिसमें हमारे को बताया गया है कि ये पूरा का पूरा जो पोर्टल हैक करने की बात आ रही है, इसका बताया जा रहा है प्री प्लान है। इसके मास्टरमाइंड करनाल की तहसील से जुड़े हुए हैं और नगर निगम से जुड़े हुए हैं, और ये जो मामला जल्दी 1-2 दिन के अंदर खुल के आपके सामने आ जाएगा। और जो बात त्रिलोचन जी आप कर रहे हो कि विक्रम कुमार जो डीटीपी है वो कसम खा रहा है कि मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन हमारे पास जानकारी आ रही है कि कुछ भाजपा के लोग, कुछ कांग्रेस के लोग, कुछ अन्य लोग खुलकर सामने आने वाले हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। आपके पास इस तरह की क्या जानकारी है? नहीं, हमने कब कहा भ्रष्टाचार नहीं हुआ? मैं तो कह रहा हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। जब तक ये सरकार है होता रहेगा। हुआ है,
आज भी हो रहा है, मैं तो कह नहीं रहा भी नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि विक्रम सिंह जो वो ईमानदार है या नहीं है? वो ईमानदार नहीं, इसके बारे में मैं नहीं समझता, लेकिन लोग कह रहे हैं भाई पैसे लेते हैं। वो अगर मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हूँ, बड़े अफसोस की बात है, ये कोई पंचायत की बात नहीं है कि मंदिर जा रहा हूँ मैं FIR कर रहा हूँ। ये तो एक जांच के विषय हैं। अगर कोई इल्ज़ाम किसी पे लगाया तो उस पर जांच की जाए। जांच प्रभावित हो जाती है, जांच सिरे चढ़ती नहीं है, तो इसका मतलब कि भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। मैं असली जो बात करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, हुआ है, हो रहा है, आगे भी होगा। इन 3 बातों में आप जो मर्जी बात निकाल लो, ईमानदार है या नहीं है, मैं सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता किसको, नहीं मैं इल्ज़ाम लगाऊंगा किसी पे, लेकिन भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके पीछे जांच का विषय है। मुख्यमंत्री महोदय को जांच करवानी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी कराना चाहिए। कल भी सारे MC इकट्ठे होकर कह रहे थे, वो बड़े रो रहे थे, बड़े दुखी थे। इससे पहले भी एक बार 9 घंटे मीटिंग चली, पहली बार करनाल के बीच में, इसमें नगर निगम के अंदर 9 घंटे मीटिंग चली, उसमें दुखड़ा रोया सारे पार्षदों ने, कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा हम धरना देंगे, उनको रोक दिया गया। मुख्यमंत्री वाले इकट्ठे होकर गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज के बाद मकान नहीं टूटेंगे। फिर भी हो रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएं, मकान तो टूट रहे हैं, और गरीब आदमी को बनाने दे रहे हैं जिनका बीच का रास्ता होना चाहिए। अगर जो आदमी छत डाल चुका है, मकान बन चुका है, उसको जो सरकारी मुआवजा बोलते हैं, जो सरकारी पैसे जमा है वो कराया जाए, उसका नक्शा पास कर दिया जाए। ये थोड़ी से 6 बजे उठे, पीला पंजा लिया, मकान तोड़े, पुलिस को घर भेज दिया, आके अपना घर बैठ गए, ये बात नहीं चलेगी। करनाल के लोग हैं, शांत प्रिय जरूर हैं, अगर सड़कों पे आ गए तो सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएंगे। ईमानदारी का और शराफत का नजायज़ फ़ायदा ये बाहर से आए हुए अफसर ना उठाएं। करनाल के कल्चर बारे में वो नहीं जानते, लोगों को मत छेड़ें, लोगों को मत तंग करें। करनाल के लोग शांतिप्रिय हैं, उसका नजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। तो त्रिलोचन जी, आप कह रहे हो कि अफसर तंग कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि अफसर ईमानदार हैं, ये दोनों बातें जच नहीं रही है। एक बार इसको जरा डिफाइन करो, कहना क्या चाहते हो आप? मैंने एक बात क्लियर कही, विद DC और SP, सिर्फ 2 आदमी के लिए बोला, इनके ऊपर अभी तक किसी ने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा सारे अफसर ईमानदार हैं। मैंने ये कहा DC और SP के ऊपर खुलकर अभी तक किसी ने एक तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा। मैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता, लेकिन जिनके ऊपर लोगों ने कह दिया, अभी अगर कोई आदमी मंथली इकट्ठी कर रहा है, एक आदमी अगर मंथली इकट्ठी कर रहा है, चाहे वो 100 रुपया 3 व्हीलर वाले से ले रहा है, चाहे वो 10,000 रुपया मकान टूटने वालों से ले रहा है, चाहे कॉलोनी काटने वालों से ले रहा है, वो पैसा देकर उनको सेफ्टी कैसे देता है? पैसे ऊपर जाते होंगे तभी तो सेफ्टी दी जाती है। ऐसे पैसा इकट्ठा होता है, पैसा जाता है, जा रहा है, तो उसको, इसका मतलब अफसर ले रहे हैं तो तभी उनको मिला हुआ आशीर्वाद मिला हुआ, काम कर रहे हैं लोग। भ्रष्टाचार का काम खाली तहसील की बात करें, खाली नगर निगम की बात करें, हर महकमे में आज की डेट में, पहले CM सिटी, क्राइम सिटी था, अब करप्ट सिटी बन गया है। करनाल पहले नंबर पे है और आगे रहेगा। तो त्रिलोचन जी, आपने कहा कि ये जो कांड हुआ है तहसील वाला, निगम वाला, जो पोर्टल हैक हुआ है, वो हैक नहीं हुआ, प्री प्लान हुआ है। आप कैसे कहोगे ये प्री प्लान कैसे हुआ है? आपके पास इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, मेरा बैंक में अकाउंट है, अगर मेरा हैक हो जाता नंबर, मेरे को अगले दिन पता लग जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा एक पेमेंट को निकाल के ले जाएगा, अगले दिन पता लग जाएगा भी मेरा हैक हो गया, तो मैं उसको रोक दूंगा। अगर 2 महीने से लगातार कार्रवाई चल रही है तो हैक तो नहीं माना जाता ना, हैक तो पता लग जाता मालों को। ये कैसे हो सकता भी हैक हो नंबर और पता नहीं लगे, अगले दिन पता लग जाएगा, 2 दिन बाद पता लग जाएगा। 2 महीने अगर पता नहीं लगा हैक हुआ नहीं हुआ, तो इसके प्रश्न चिन्ह है। हैक नहीं हुआ, प्री प्लान था, वो हुआ काम। जी, वाकई में बहुत बड़ी बात है कि 2 महीने तक लगातार काम हो रहा है, NOC मिल रही है, फर्जी रजिस्ट्रियां हो रही हैं और अधिकारियों को पता ही नहीं लगता। और रात को 2:30 बजे कैसे पता लग जाता है? ये चक्कर क्या समय में आपको लगा कि खुल कैसे गया ये मामला? देखिए, जब किसी भी चोर को पता लगे भी मैं पकड़े जाने वाला हूँ, वो पहले रोड़ा डालना शुरू कर देता ताकि शहर में बच जाऊँ। मैं डायरेक्ट किसी को चोर नहीं कह रहा, एक भाषा बता रहा हूँ।
उसने रोला डाल दिया, पता लग जाएगा, सवेरे पता लगेगा, पहले रात को बता दो, सवेरे बता दो। ये हैक वाला मामला समझ में नहीं आ रहा लोगों के। हैक होता है 1-2 दिन बाद, 3 दिन में पता लग जाता है। हमारे बैंक से पैसे निकलते हैं, 5 मिनट में मैसेज आता है, OTP चलती रही, कैसे हैक हो गया। फिर वो ऑफिसर जिनका नंबर हैक हुआ है, क्या वो इस काबिल हैं कि वो सरकारी नौकरी पर रहें? उनके ऊपर प्रश्न क्यों नहीं? जिनका नंबर हैक हो गया, जिनको पता ही नहीं 2-2 महीने लगे, वो इसका मतलब इंटेलिजेंट नहीं है, वो अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार नहीं है, या ड्यूटी पर प्रति निर्वाह जो है नहीं कर रहे, ठीक ढंग से कर रहे, जिसकी वजह से 2 महीने अगर हैक हो गया, उनको मालूम नहीं है। ये फ़ोन अगर 5 मिनट बंद हो जाए पता लग जाता है, हर टाइम हैक रह गया तो उनको मालूम नहीं है। इसका मतलब इंटेलिजेंट ऑफिसर नहीं है जिनके नंबर हैक हुए हैं। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि जिनको इसकी जानकारी जो मिल रही है, 2 महीने तक चल रहा था जो खेल, जो नंगा नाच भ्रष्टाचार का नाचा जा रहा था, और उसकी जानकारी ना हो तो सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह लग गया नगर निगम की जो ईओ हैं निशा शर्मा की कार्य प्रणाली पर कि यदि मोबाइल फ़ोन हैक हो जाए तो आदमी की नींद उड़ जाती है। यहाँ तो पूरा पोर्टल ही हैक हो गया, और वो भी प्री प्लान तरीके से। तो त्रिलोचन जी, आपको क्या लगता है कि इसका नुकसान जनता को होगा, सरकार को होगा, या नगर निगम को होगा? किसको हुआ है? देखिए, सबको हुआ। जिनकी नकली NOC लेकर रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं, आदान प्रदान हो चुका है, लाखों रुपया चला गया है, अपना हिस्सा ऑफिसर ले गए, वो कल को अंदर हो जाएंगे या अरेस्ट हो जाते हैं, जिनकी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो जाती हैं। एक गरीब आदमी तो मरेगा ना, जिसको आपने कह दिया भी आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, ओके, ले इतने पैसे उसने दे दिए बेचारे ने, और वो कल को अगर NOC निकल आती है उसकी ली हुई, उसकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है, दोनों पक्ष मर गए, देने वाला मर गया, लेने वाला मर गया, वो फोटो टीम चला गया, उसके पैसे चले गए। ऑफिसर क्या है, इंक्वायरी में निकल जाएंगे, आगे भी निकलते आए हैं। ऑफिसर तो कहीं ना कहीं सेटिंग करके निकल जाते हैं। मरेगा तो वही आदमी जिसने जगह खरीदी है, जिसने पैसे दिए हैं, वो उसका नुकसान होगा आने वाले समय में। तो त्रिलोचन जी, आपको लगता है कि जो ये सेटिंग वाला मामला है, ये शुरू हो गया कि नहीं हुआ? देखिए, अभी तो मेरे लगता है नहीं इंक्वायरी भी शुरू हुई हो, क्योंकि इंक्वायरी जब शुरू होगी फिर जिसके हाथ में होगी उसने देखना होगा भी अब क्या उसके हाथ में क्या है, किस किस को बुलाएगा। जैसे पहले ज़माने में चोरी होती थी, एक चोर से 40 नाम लेकर 40 आदमी को बुला लिया जाता था, 5 के चलान होते थे, 35 आदमी छोड़ दिए जाते थे। और पहले अब इस सरकार में भी हुआ है, 10 आदमी बुला लिए, रेप का इसका पर्चा दाखिल हो गया, 9 आदमी छोड़ दिए गए, भाई ये तो इनोसेंट है, 1 आदमी का चलान हो गया, 1 आदमी का कर दिया। ऐसे सिस्टम होगा कि जिसके हाथ में इंक्वायरी होगी उसको एक बढ़िया रास्ता मिल गया आगे चलने का लिए। त्रिलोचन जी, मैं आपको बताता हूँ, जैसे इस मामले का ईओ निशा शर्मा को पता चला कि उनके जो ये सरकारी पोर्टल है वो हैक हो गया, और रात को 2:30 बजे उनके मोबाइल पे मैसेज आया और उनको जानकारी मिली, और सुबह उन्होंने इसकी जानकारी कमिश्नर को दे दी त्रिलोचन जी। और कमिश्नर को देने के तुरंत बाद इस मामले की जांच ज्वाइंट कमिश्नर गगनदीप सिंह को सौंप दी जाती है, और गगनदीप सिंह जी इस मामले की जांच करते हैं, और काफ़ी लोगों को उन्होंने इसमें आरोपी पाया, जिसके बाद एक कंप्लेंट सिविल लाइन थाने में गई और मुकदमा दर्ज हो गया। एक जांच तो हो चुकी है। आपको लगता है वो जो जांच पहले वाली हुई है, गगनदीप सिंह ने की है ज्वाइंट कमिश्नर ने, वो कहाँ तक सही होगी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ? आपको लगता नहीं कि ये मुकदमा पहले दर्ज होना चाहिए था, बाद में जांच होनी चाहिए थी? इन दोनों बातों में आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ना तो निशा शर्मा जी को जानता हूँ, ना गगनदीप को जानता हूँ, ना उनके बारे में जानता हूँ। जो निशा शर्मा बोल रहे हो, उस दिन उनका फ़ोन हैक हुआ, उन्होंने बता दिया मेरा फ़ोन हैक हुआ। उससे पहले अगर किसी के फ़ोन होते रहे 2 मिनट अगर OTP आती रही, किसके फ़ोन पे आती रही, OTP उनके फ़ोन पे कहाँ किसके फ़ोन पे, सब जांच के विषय में है। खाली निशा शर्मा की बात हम नहीं करते, ना मैं जशनदीप की बात कर रहा हूँ, जैसे जो आप ज्वाइंट कमिश्नर गगनदीप ने जांच की, पहले पर्चा दर्ज होना चाहिए था, वो जांच का विषय था, जांच कर लेते। अब उस जांच में कौन आया कौन नहीं आया इसका पता नहीं, अभी ये प्रश्न चिन्ह आगे है।
जांच का विषय है। अगर सही जांच हुई तो काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे और ख़ास करके सरकारी ऑफिसर कई इसमें सस्पेंड होंगे। कोई ये खेल है सरकार के माध्यम से हुआ है, इसका दोषी सरकार पाई जाएगी, इसके दोषी वो लोग पाए जाएंगे जिनकी ड्यूटियां थी एनओसी देने की, वो लोग पाए जाएंगे। रात को घर का दरवाज़ा खुला छोड़ के सोओगे तो चोर तो पड़ेंगे। लोगों ने आने जाना था, अगर रास्ता आपने एक अडॉप्ट कर लिया, बता दिया भी ये रास्ता है मेरे पास, तो लोग आएंगे। लेकिन कल को कौन इन्वॉल्व होता कौन नहीं होता वो खुद बताएंगे। जो लोग इन्वॉल्व होंगे वे सच्चे हैं कि झूठे हैं, जांच का विषय। लेकिन ये मेन बात तो है कि सीएम सिटी क्राइम पूरा फैल चुका है, करप्शन पूरी जोरों पर है, जांच का विषय है। मुख्यमंत्री महोदय को करनाल आकर अफसरों को सख्त निर्देश देना चाहिए भी जांच साफ और सुथरी होनी चाहिए। जांच के नाम पर इनोसेंट आदमी को प्रभावित ना किया जाए, जांच के नाम पर नाजायज लोगों को तंग करके उनको डराया धमकाया ना जाए। जांच बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से। जी, त्रिलोचन जी ने एक बात बड़ी बढ़िया की है कि दरवाजा खुला छोड़ के सोओगे तो चोर आ जाएंगे। आपको गाना याद होगा एक, दरवाजा खुला छोड़ आई चोर के मारे। तो ये बात तो लगता है ये गाने पे सार्थक हो रही है। देखिए ये बड़ा गंभीर मसला है, हम गाने के माध्यम से इस गंभीर मसले को छोटा नहीं करना चाहते, क्योंकि करनाल के लोगों का क्या कसूर है कि पिछले 6 सालों से करप्शन नहीं रुक रही। करनाल ने लोगों ने एक ईमानदार व्यक्ति को वोट दी, करनाल के लोगों ने एक सीएम को वोट दी, करनाल के लोगों ने भाजपा को वोट दी, और वो अपनी कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे। करनाल के लोगों का इसमें क्या कसूर है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा मुख्यमंत्री महोदय को। जो भी प्रभावित होगा, चाहे वो सरकारी ऑफिसर हो, चाहे वो एनओसी लेने वाला हो, चाहे एनओसी देने वाला हो, चाहे प्लाट लेने वाला हो, चाहे पीला पंजा चलाकर लोगों की बिल्डिंगें टूट रही हों, सब करनाल के ही लोग तो प्रभावित हो रहे हैं। उनका कसूर क्या है, मुख्यमंत्री इस बात का भी जवाब दें भी अगर भ्रष्टाचार नहीं रोक सकते तो साफ आके पब्लिक को कह दे भी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको कह के दिया था, ईमानदार सरकार दूंगा, मैं नहीं दे पा रहा। साफ लोगों को कहें ताकि कम से कम ये तो लोग सोचें भी हमारा व्यक्ति ईमानदार है। ये सोचना पड़ेगा, गंभीरता से सोचना पड़ेगा। करनाल के लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे साथ ठगी बार बार क्यों हो रही है। विकास कार्यों के नाम पर खाली सड़कें बना देने से और ये काम करने नहीं होगा। अभी बहुत ज़्यादा विकास कार्य अधूरे पड़े हैं। अनऑथराइज कॉलोनियाँ अगर बढ़ रही है, उनको नियमित क्यों नहीं किया जा रहा। पिछले 3 साल से टेबलों में फाइलें पड़ी हैं, नियमित करने के लिए लोगों ने दे रखी हैं, वो नहीं हो रहा। 80% जो कॉलोनियाँ बन गई हैं, लोग तोड़े जा रहे हैं पीला पंजा लेकर। पीला पंजा पहले भी होता था, ये नहीं पहले नहीं चलता था, लेकिन पहले नोटिस दिया जाता था, उसको पूछा जाता था, अगर नहीं नोटिस का जवाब देता था फिर एक नोटिस देके फिर उस पर कार्रवाई की जाती थी। यहाँ तो नोटिस कोई नहीं, सोते हुए अगर बाथरूम में गया होता है तो उसकी बिल्डिंग तोड़ी जाती है, वो बाथरूम कैद होकर रह जाता है। इतने नजायज करनाल में ना हुई है ना आगे होनी चाहिए। हम मुख्यमंत्री को ये रिक्वेस्ट करते हैं, आपके आने से पहले कभी करनाल के लोगों से इतनी नजायज नहीं हुई जितनी अब हो रही है। अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो स्पष्ट कह दो करनाल के लोगों को अपना बचाव आप करेंगे, फिर जो होगा देखी जाएगी। त्रिलोचन जी, अब पूरे मामले की जांच पुलिस के पास चली गई, इकोनॉमिक सेल कर रहा है। आपको लगता है कि पुलिस इस पूरे मामले को दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी? देखिए इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, कौन सा ऑफिसर रहेगा ईमानदार रहेगा, उस पे पहले ही कोई प्रश्न चिन्ह लगा हुआ हो। कई जांच यहाँ करनाल की बजाय कैथल भेज दी जाती हैं, कैथल भी आज तक कुछ नहीं हुआ। ये सारा काम गोलमोल है, क्या कह सकते हैं। बात तो यह है कि सोचने वाली बात है भाई। मैं क्या मानता हूँ इकोनॉमिक सेल इतना बड़े कांड की जांच कर लेगा, मैं इस बात को नहीं मानता भी इकोनॉमिक सेल इतने बड़े कांड की जांच कर लेगा। हर आदमी के पीछे एक सिपारशी खड़ा है, हर आदमी के कंधे के पीछे एक राजनेता का हाथ है, हर करप्ट आदमी के साथ कहीं ना कहीं हिस्सा बटा हुआ है। तो जांच एक पुलिस ऑफिसर, एक थानेदार या इंस्पेक्टर क्या कर लेगा। तो आपके हिसाब से किसके पास जांच जानी चाहिए? देखिए जांच अगर करना चाहते हैं तो जुडिशरी के किसी रिटायर्ड जज से कराई जाए। करनाल में जो 1 महीना रहे, 1 महीना बैठ के जांच करके फिर कह दे। लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनती। जैसे इलेक्शन के मामले में रोहतक के अंदर इतना कांड हुआ,
एक प्रताप सिंह नाम के एक ईमानदार अफसर को ले आके जाँच कराएगी, वो आज तक सामने नहीं आई किसी के। वो जांच कहाँ है? जो उसने रिपोर्ट दी वो हुई नहीं, सब बाहर ही नहीं आई। इसलिए अब क्या कह सकते हैं, बात ऐसे कि एक खाली नहीं, सब खुले मिले हुए हैं। ये मैं नहीं मानता आने वाले समय में जो भ्रष्टाचार रुकेगा। बहुत बड़ी बात सामने निकल के आई है। त्रिलोचन सिंह ने मांग की है कि इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले की जांच रिटायर्ड न्यायाधीश के नेतृत्व में हो, उनकी देखरेख में हो। और ये खबर दोस्तों हम आपको दिखाते रहेंगे जब तक इसका पूरा खुलासा नहीं हो जाएगा। आप देखते रहना अब तक टाइम्स, खबर को पूरी देखना दोस्तों। त्रिलोचन जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि करनाल के लोगों की स्थिति इस समय खरबूजे की तरह हो गई है। चक्कू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चक्कू पे गिरे तो कटना करनाल के लोगों का तय है या नहीं है। मैंने आपको पहले ही कह दिया भी जो भी नुकसान होगा करनाल के लोगों का होगा। मैं पहले आपकी अपनी बात कह चुका हूँ। चाहे वो कोई कमेटी का आदमी हो, नगर निगम का, चाहे प्लाट बेचने वाला हो, चाहे प्लाट खरीदने वाला हो, नुकसान तो करनाल के लोगों का ही होना है। तो भ्रष्टाचार होने से पहले अगर इसको रोक लिया जाता, लाखों रुपया लोगों का उड़ भी चुका होगा। वापसी कहाँ होती है? वापसी को नहीं होती पैसे की। जिन लोगों ने पैसा इकट्ठा करके प्लाट लिए, अगर उनकी कल को रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो जाती हैं, उसकी भरपाई कोर्ट में अगर केस चले गए, 20-20 साल केस प्रयागन होते हैं, वो तो सारी उम्र केस ही लड़ता रहेगा। भ्रष्टाचार का पहले ही दरवाज़ा खुला नहीं रहना चाहिए था। पहले दिन से इतनी सख्ती रहनी चाहिए थी कि भ्रष्टाचार हो ही ना। लेकिन रोज़ अगर ये स्कीमें बदलते रहेंगे, कभी रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी, रजिस्ट्री घोटाला हो गया, शराब बंद कर दी, शराब घोटाला हो गया, अब फिर रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी, अब NOC घोटाला हो गया, NOC लेने पड़ेगी, NOC घोटाला हो गया। मैं समझता हूँ ये क्या क्या होगा? जो कुछ बंद करते वही हो रहा है। इसका मतलब सरकार का निरंतर नहीं रहा, सरकारी तंत्र फेल हो चुका है, सारी सिस्टम लचर हो चुका है। इसलिए ये आने वाला समय अभी भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, ना रुका है, ना आगे रुकेगा। तो त्रिलोचन जी, आपने कहा कि कई मामलों की जांच कैथल में चलेगी। कौन कौन से मामले हैं वो? नहीं, अक्सर सुनते हैं भी ये मामला कैथल भेज दिया, ये मामला कैथल भेज दिया, ये मामला कैथल भेज दिया, क्योंकि IG के अंदर वही आता है। जब उसके पास लोग जाएंगे, हम यहाँ जांच से सुन ये नचली वो दूसरे जिले में भेजेगी, लेकिन वहाँ से वापसी तो कोई नहीं आया। वहाँ गए हुए मुकदमे वापस नहीं आए। मेरा कहना मतलब कि ये केस लंबा करने के लिए जांच करनाल में ही हो, इसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पॉजिटिव है नेगेटिव बाद की बात है, लेकिन जांच करनाल में होकर उसको स्पष्ट क्लियर कर देना चाहिए। अफसरों को दबाव के नीचे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अफसर ही फंसेंगे, राजनेता कोई नहीं फंसेगा, अफसर ही फंसेंगे। जितने ऑफिसर हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सख्ती से पालना करें, निश्चय से पालना करें, द्वेष भावना से काम ना करें, लोगों के बड़े बड़े घर ना उजाड़ें। जो सरकारी नियम के अनुसार अगर उनका घर तोड़ना है, सरकारी नियम के अनुसार तोड़ें, उनको नोटिस दें, 2 नोटिस दें, फिर जाके उनसे बात करें। लेकिन बीच का रास्ता आप नहीं निकालते, आप सीधा पीला पंजा लेकर पहुंच जाते हो, लोगों का घर तोड़ देते हो, लोगों का घर उजाड़ देते हो। तो जितने मेरे पार्षद भाइयों ने होला किया, उनका मैं समर्थन करता हूँ। ये जरूरी था, ये तभी हो जाना चाहिए था जब पार्षद बलविंदर सिंह भी बोला था, तब हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होता कि सब मिले हुए। तो जो ये रसगुल्ला जो बीच में खा रहे हैं, तो बात तो वही आ गई ना, ये रसगुल्ला खाया और कार्रवाई कर दी, रसगुल्ला खाया कार्रवाई रोक दी। तो ये क्या है ये करनाल में? देखो, रसगुल्ले खाने से भी बड़े रोग फैल जाते हैं, जिनका अंत बहुत बुरा होता है। मैंने देखा बहुत लोगों के जो बचपन में बड़े रसगुल्ले खाते रहे या जवानी में रसगुल्ले खाते रहे, उनको ऐसी शुगर हुई कि माड़ी अगर चोट लगी दोबारा वो ठीक नहीं हुई। तो इसलिए रसगुल्ले खाना छोड़ दें, थोड़ा नमकीन भी खाते रहें, ताकि अपना लंबा जीवन जी सकें और ईमानदारी से काम कर सकें। जी त्रिलोचन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद आपका। दोस्तों, रसगुल्ला खाने वालों के लिए नसीहत आई है। त्रिलोचन सिंह जी का कहना है रसगुल्ला जो सा खा रहे हो ना, उसको खाना छोड़ दो, डायबिटीज़ हो जाएगी, नमकीन भी खा लिया करो। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा, अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।